नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे देहरादून से, जहां पर धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सचिवालय में बैठक का आयोजन। और आपको बताएं कि जिस तरीके से लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव आने की संभावना है जिन पर मुहर लग सकती है। अधिवक्ताओं से जुड़े प्रस्तावों पर फैसला किया जा सकता है। मानव वन्यजीव संघर्ष से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। आपको बताएं, धामी मंत्रिमंडल की बैठक लगातार जारी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जब अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है तो तमाम कैबिनेट के मंत्री इसमें मौजूद। लगभग 1 दर्जन प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है और सबसे मुख्य अधिवक्ताओं से जुड़े प्रस्तावों पर आज फैसला लिया जा सकता है। तो वहीं आपको बताएं, उत्तराखंड में मानव और वन्यजीव की जिस तरीके से संघर्ष जारी है, ऐसे में इसके जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अधिवक्ताओं से जुड़े प्रस्तावों पर आज फैसला संभव है। आपको बताएं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट जब बैठक करती है तो महत्वपूर्ण निर्णय तो लेती ही है, लेकिन जब प्रदेश में अभी नर्सिंग अभ्यर्थियों का जो मसला चल रहा है उस पर भी चर्चा की जा सकती है। और देहरादून से हमारे संवाददाता अरुण सैनी और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अरुण, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है, महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अधिवक्ताओं से जुड़े फैसले पर आज मुहर लग सकती है। और अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चल रही है और राज्य सचिवालय देहरादून में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें लगभग सभी मंत्री जो है बैठक में मौजूद है और करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आने की संभावना जो है बैठक में जताई जा रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ जा सकते हैं, जिस तरीके से कई जिलों से नर्सिंग अभ्यर्थियों का भी प्रदर्शन प्रदेश में चल रहा है, जिसमें कि वो मांग कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी से जिस तरीके से होती रही है उसी तरीके से हो ही नहीं चाहिए। इसी के साथ ही चाहे वो वकीलों का जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है और वकील जो के अंदर की मांग कर रहे हैं, जो नया कोर्ट बनाया के अंदर की मांग जो वकील कर रहे हैं उसको लेकर के उनका लगातार प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर के भी कोई प्रस्ताव बैठक में आ सकता है। उनकी समस्याओं का भी हल जो है करने हो सकता है, सभी कोई फैसले सरकार ले सकती है। इसी के द्वारा जो इसी के साथ अगर देखा जाए तो मानव और वन्यजीव संघर्ष लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है। जिस तरीके से लगातार जो जंगली जानवर और लोगों को अपना निवाला बना रहे हैं, उसको लेकर के भी कोई न कोई प्रस्ताव जो है बैठक में आ सकता है। हालांकि इससे पहले भी कोई वो राशि बढ़ाने को लेकर के वो सरकार ने बढ़ाई है। जो घायल है उनका इलाज का जो खर्च है पूरा सरकार उठाएगी, इस तरीके के फैसले लिए गए। गुंडाल को मारने के आदेश भी दिए गए हैं पूरी गढ़वाल में। इस तरीके के फैसले पहले भी लिए गए, लेकिन आज कैबिनेट में क्या कुछ फैसला और आता है, क्या कुछ प्रस्ताव इस पर आता है, ये तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। इसी के साथ साथ ही कर्मचारियों को के लिए भी जो है इस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। अपने कर्मचारियों को लेकर के जिस तरीके से उनकी पहले और कुछ मांग मानी दी गई है, तो ऐसे में अब आपको कैसे उनको लेकर के भी फैसला कैबिनेट में आ सकता है। तो ये कई ऐसे प्रस्ताव है जिन पर कैबिनेट में आज जो है ये प्रस्ताव आ सकते हैं और इन पर मुहर भी जो है लग सकती है। इसी के साथ ही जो स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, उद्यान विभाग से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, इस तरीके के अन्य जो है वो प्रस्ताव भी बैठक में आ सकते हैं। बैठक फिलहाल चल रही है, जिसमें जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद तमाम चीजें स्पष्ट सामने आएंगी। कितने प्रस्ताव बैठक में आए, कितने प्रस्ताव पर मोहर लगी और क्या मुख्य प्रस्ताव बैठक में आज रखे गए और किन मुख्य प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर जो है लगी। अरुण, आवास विभाग जो लैंड पूलिंग नीति और साथ ही स्पेशल टाउनशिप की नीति पर भी लगातार मांग की जा रही थी, इन 2 नीतियों पर भी आज फैसला आ सकता है क्योंकि लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि इनका ड्राफ्ट तैयार किया जाए और खबर ऐसी भी है कि ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और आज कैबिनेट की बैठक में अंतिम मुहर इन दोनों नीति पर लगने वाली है, जिसमें लैंड पूलिंग नीति शामिल है और साथ ही स्मॉल टाउनशिप नीति शामिल है। जी बिल्कुल, देखिए इसको लेकर के भी लंबे समय से भी चर्चाएं चल रही थी। कई बार कैबिनेट में इस तरीके के मामले जो है वो भी चुके हैं। तो ऐसे में आज जो है लैंड पोलिंग और जो स्मॉल टाउनशिप को लेकर के है उसका प्रस्ताव भी बैठक में जो है वो आने की संभावना है। ऐसे में इसको लेकर के सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, किस तरीके से प्रस्ताव आता है, क्या कुछ प्रस्ताव में आता है, वो तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। इसी के साथ ही कई अन्य प्रस्ताव भी जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं वो भी बैठक में जो आ सकते हैं। जिस तरीके से जो तमाम चीजें हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित हो या फिर शिक्षा से संबंधित हो, इस तरीके से कई प्रस्ताव बैठक में आने की उम्मीद है वो
बात बताई जा रही है। जी अरुण, जिस तरीके से साल की आखिरी बैठक हो सकती है ये कैबिनेट की, ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेशवासियों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी सौगात जो है वो एक मुहर के तौर पर नजर आए, कोई फैसला ऐसा हो जिससे प्रदेशवासियों को राहत मिले। तो वहीं हम देख रहे हैं कि चुनाव को लेकर एसआईआर की प्रक्रिया भी अब कहीं ना कहीं शुरू होने वाली है राज्य में, तो उसको लेकर भी बैठक में चर्चा की जा सकती है। जी देखिए, एफआईआर की जहाँ तक बात है तो एफआईआर अभी उत्तराखंड में उसकी तैयारी चल रही है, लेकिन उत्तराखंड में ये एफआईआर शुरू नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि फरवरी माह में एफआईआर उत्तराखंड में शुरू होगी। हालांकि इसको लेकर अभी इस तरीके की कोई चर्चा नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि एफआईआर उत्तराखंड में भी होगी, अन्य प्रदेशों में फिलहाल एफआईआर चल रही है। तो एफआईआर को लेकर के भी कुछ फैसला लिया जाएगा। हालांकि कैबिनेट में एफआईआर को लेकर कोई फैसला वो प्रस्ताव आएगा ऐसी उम्मीद नहीं है। एफआईआर को लेकर कोई प्रस्ताव बैठक में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। विधान सत्र में बात करें, दूसरों के वाले की बात की जाए तो हालांकि इससे अलग क्या प्रस्ताव आते हुए देखने वाले होंगे, लेकिन एफआईआर को लेकर नहीं लग रहा है कि कैबिनेट में ऐसा कोई प्रस्ताव एफआईआर को लेकर जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। जी अरुण, अगर बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र से, और क्योंकि अब अगर बात कर ले, क्योंकि ठंड का मौसम नजदीक आ रहा है, ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर फिसलन की समस्याएं देखने को मिलती है या फिर भूकंप की समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती है, उसके जो भी संबंध में फैसले हैं वो आज लिए जा सकते हैं कैबिनेट की बैठक में। कि जहाँ तक सर्दियों की बात की जाए तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं और उन्होंने पहले ही अधिकारियों को कहा है कि जगहों पर अलाव की जो व्यवस्था है वो की जानी चाहिए, चिकित्सा की रैन बसेरों में तमाम व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ ही ठंड को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं जो बनानी चाहिए। हालांकि हाँ, शीतकालीन यात्रा जो है वो प्रदेश में शुरू होगी, तो शीतकालीन यात्रा को लेकर के कोई प्रस्ताव बैठक में आता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी शीतकालीन यात्रा भी जो है वो ठीक होगी, तो ऐसे में इसको लेकर क्या प्रस्ताव आता है ये देखने वाली बात होगी। प्रस्ताव आएगा या नहीं आएगा, या अगली बैठक में कोई प्रस्ताव इसको लेकर आएगा। जहाँ तक सर्दियों के सीजन की बात है तो इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही दिशा निर्देश जो है सभी अधिकारियों को भेज दिया। तमाम व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए, दर्शकों तक की बात पहुंचाने के लिए कि आज जब कैबिनेट की बैठक होगी तो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और जो दो नीति है, या वो लैंड पूलिंग की हो या स्पेशल टेलीकॉम की हो, उसको लेकर भी सुनिश्चित किया जा सकते हैं और अहम फैसलों पर मुहर जल्द लग सकती है। तो वहीं नई दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। वहीं सीएम ने 184 सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ स्वीकृत होने पर आभार भी व्यक्त किया। वहीं ग्रामीण कनेक्टिविटी, आपदा प्रभावित अवसंरचना पुनर्निर्माण और लघु सीमांत किसानों के हित में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर सकारात्मक आश्वासन मिला। और इसी को लेकर सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भी जानकारी दी। और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी ने हर बूथ पर बीएलए तैनाती की तैयारी तेज कर दी है। 31 दिसंबर से पहले हर बूथ पर बीएलए तैनात होंगे। आपको बताएं, 70 विधानसभा के बीएलए की वर्चुअल बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई है। 11,733 बूथों पर एजेंट तैनात करने की योजना कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने हर बूथ पर बीएलए तैनात की तैयारी तेज कर दी है। 31 दिसंबर से पहले हर बूथ पर बीएलए तैनात होंगे। 70 विधानसभा के बीएलए की वर्चुअल बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई है। 11,733 बूथों पर एजेंट तैनात करने की योजना की जा रही है। प्रदेश में अब तक कुल 144 बीएलए वन की नियुक्ति हो चुकी है। बीजेपी के कुल 70 बूथ लेवल एजेंट जिसमें शामिल है। ये बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, बीजेपी लगातार बूथ लेवल एजेंट की तैयारियों में जुट गई है और बीजेपी ने हर बूथ पर बीएलए तैनाती की तैयारियां तेज कर दी है। 31 दिसंबर से पहले यानी कि साल खत्म होने से पहले बूथ पर बीएलए तैनात होंगे। 70 विधानसभा के लिए बीएलए की वर्चुअल बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। आपको बताएं कि 11,733 बूथों पर एजेंट तैनात किए जाने हैं। प्रदेश में अब तक कुल 144 बीएलए वन की नियुक्ति हुई है। बीजेपी के ये कुल 70 बूथ लेवल एजेंट शामिल है, जिसमें बीजेपी ने हर बूथ पर बीएलए तैनात करने की तैयारियां तेज कर दी है।
बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां देहरादून नगर निगम के 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने शहर की सफाई व्यवस्था और प्रशासनिक चुनौतियों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्रफल के विस्तार के कारण कई समस्याएं सामने आई हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सफाई कर्मचारियों और संसाधनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसी को लेकर नगर आयुक्त ने कहा कि धीरे धीरे सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित रूप से लागू कर दी जाएंगी ताकि शहर स्वच्छ और व्यवस्थित बना रहे। रूप से जो क्षेत्रफल का विस्तार हुआ है उससे नई कुछ समस्याएं और चुनौतियां ऐड हुई हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में 40 वार्ड जो ऐड हुए हैं नगर निगम क्षेत्र में, उसके बाद में कुल मिलाकर के क्षेत्रफल 196 वर्ग किलोमीटर हो गया है। और इस क्षेत्रफल के लिए सफाई कार्मिकों की, संसाधनों की जो बढ़ोतरी की जानी है उसमें नगर निगम लगातार प्रयासरत है। फ्लीट को भी बढ़ाया जा रहा है, तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। जो ICCC बनाया गया है उसके तहत इन सभी 100 वार्डों की मॉनिटरिंग एक ही इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के द्वारा की जा रही है। तो इन सभी प्रयासों से नित निरंतर देहरादून नगर निगम बेहतर सुशासन की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं गोवा के एक निजी होटल में आग लगने के भयावह हादसे में कई लोग झुलस गए हैं, जिसमें टिहरी के चाह गोड़ियाला का एक निवासी सतीश राणा भी शामिल है। वहीं सूचना मिलने के बाद से परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी गोवा के अन्य होटल में काम करने वाले युवकों ने दी है, जिसके बाद परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मामले में टिहरी विधायक ने दुख जताया और मुख्यमंत्री से वार्ता कर परिवारजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। सर, कल रात को जो है हमारा वो गोवा में हमारा भाई का लड़का रहता था, सतीश सिंह राणा। हाँ जी। तो हमें वहाँ हमारे गांव के और भी लोग रहते हैं लड़के। हाँ जी। तो उन्होंने फ़ोन करके बताया कि भाई सतीश जहाँ काम करता जिस होटल में, वहाँ पे जो है आग लगी है। और आग लगने में वहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो लड़के 22-23 लड़के, जो न्यूज़ में भी किसी ने यूट्यूब के माध्यम से बताया था कि 22-23 लड़के जो है ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम लोग यही कहना चाह रहे हैं सरकार से कि भाई जो हमारा जो लड़का है वो घर तक उसकी डेड बॉडी पहुंचाई जाए। तो किसी से बात हुई है कि बॉडी कैसे पहुंचाई जाए, किसी से कोई बात? अभी हमें फ़िलहाल तो किसी से बात हुई नहीं हमारी, हाँ जी। पर जो हमारे वहाँ लड़के हैं गोवा में और हमारे गांव। तो वहीं आपको बताया कि देहरादून और मसूरी में किराए पर बाइक देने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर सड़क परिवहन प्राधिकरण ने जानकारी देते हुए बताया कि वे निजी वाहन भी किराए पर दे रहे थे, साथ ही उन जगहों के लिए भी वाहन देते थे जो उनके व्यावसायिक लाइसेंस की सूची में नहीं है। और इसी को लेकर प्राधिकरणों ने मोटर वाहन अधिनियम और रेंटल मोटरसाइकिल योजना के उल्लंघन के लिए जुर्माना और सेवा बंद करने की चेतावनी का नोटिस दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के देहरादून और मसूरी में कई किराए पर बाइक देने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। सड़क परिवहन प्राधिकरण ने पाया कि वे निजी वाहन भी किराए पर दे रहे थे, साथ ही उन जगहों के लिए भी वाहन देते थे जो उनके व्यावसायिक लाइसेंस के सूची में नहीं है। प्राधिकरणों ने मोटर वाहन अधिनियम और रेंटल मोटरसाइकिल योजना के उल्लंघन के लिए जुर्माना और सेवा बंद करने की चेतावनी का नोटिस दिया है। इससे वाहन सेवा देने वालों को अपनी खामियां सुधारने का समय मिल गया है। पहली ये कि उनका लाइसेंस किसी और एड्रेस का है और वो चला रहे हैं रेलवे स्टेशन के पास से, जो टोटली अवैध है। उसके लिए उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और उनकी कुछ प्रतिष्ठान हमने वहां से बंद भी करवाए हैं कि जब तक आप वैध लाइसेंस विद दिस एड्रेस नहीं ले लेंगे तब तक आप यहाँ से नहीं चला सकते। दूसरा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं और इनके द्वारा प्राइवेट गाड़ियों को भी किराए पे दिया जा रहा है, जो टोटली मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। चलान की अगर हम बात करें तो 100 से ऊपर चलान हुए, लगभग 110 चलान हुए हैं रेंटा मोटरसाइकिल स्कीम में मसूरी और देहरादून मिला के रेलवे स्टेशन के पास। और इनके 5 से 6 प्रतिष्ठान ऐसे थे जिनके एड्रेस बिल्कुल ही डिफरेंट थे, तो उनको हमने बंद करवाया। अब किराए पर बाइक देने वाले कई लोगों ने भरोसा दिया है कि उन्होंने विभाग की शिकायतें दूर कर ली हैं और अब वे नियमों के मुताबिक काम करेंगे। कई लोगों ने अधिकारियों से चालान में देरी जैसी समस्याएं दूर करने की अपील की है। उनका कहना है कि अक्सर किराए पर वाहन लेने वाले नियम तोड़ते हैं, लेकिन देरी होने से चालान उन्हें भरना पड़ता है।
उन्होंने उससे कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी जो दिक्कत थी हमने पूरे पेपर पूरे शुरू कर दिए है। आगे उस फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। उसमें कई लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं जिनका पेपर जगह कहाँ की है, कहीं और से काम कर रहे हैं, ऐसे बतेरे हैं डेंटल वाले दिक्कत है। अब उनको पूरे सावधानी से दे दिया गया है। प्राइवेट प्लेट पे तो गाड़ी कोई नहीं दे रहा है, कुछ जो दे रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जा रही है आरटीओ की तरफ से, ठीक है। और बाकी जो भी हमारी गाड़ियां होती हैं सब फिटनेस वगैरह सब परफेक्ट रहती हैं। और हमारी जैसे आपने पूछा था कहाँ कहाँ हम सर्विस देते हैं, तो ऑल ओवर उत्तराखंड का हमें परमिट देती है सरकार। तो ऑल ओवर उत्तराखंड में कहाँ भी हमारा कस्टमर जाता है तो हम उन्हें जाने देते हैं, पर हमें बता के जाते हैं वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे है। हमारे यहाँ से भी क्या बोलते हैं आए थे, मेमोर आए थे आरटीओ से। हमारे भी एड्रेस कहीं और के हैं पर हम यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, पर वो अब हमने रजिस्टर करवा दिया है आरटीओ में। हमें 2 महीने का टाइम मिला था, उस टाइम से पहले हमने अपना आरटीओ में पूरा यहाँ का एड्रेस चेंज करा दिया। हमारे पास रिसिप्ट है। कस्टमर हमारे से गाड़ी लेके जाता है और वो चालान कराता है, ऑनलाइन चालान या पीछे वाले हेलमेट के लिए या नो पार्किंग के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो चालान वो अगर आज हुआ है तो हमारे पास 2 दिन बाद हमारे पास ऑनलाइन शो करता है। इतने में कस्टमर चला जाता है, फिर हम उससे रिफंड ले नहीं पाते। तो उसमें हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये मतलब इसके लिए सॉल्यूशन हो तो बहुत अच्छा है। आरटीओ की कार्रवाई से किराए पर बाइक देने वालों पर जिम्मेदारी से नियमों का पालन करने का दबाव बढ़ा है। लोगों को उम्मीद है कि इससे आने वाले समय में वाहनों का सुचारू संचालन होगा। इस कदम से उन सैलानियों को भी सहूलियत होगी जो उत्तराखंड में सड़क यात्राओं के लिए रेंटल बाइक सेवाओं पर निर्भर हैं। ये सुनिश्चित होगा कि किराए पर ली गई गाड़ियां वैध हैं और उनकी यात्रा सुरक्षित रहेगी। तो वहीं उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर राज्य सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 4.5 वर्षों से लगभग 27,000 युवाओं को पूरी तरह निष्पक्ष और योग्यता पर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरियों का अवसर मिला है। सरकार का दावा है कि ये संख्या राज्य गठन के बाद अब तक हुई है। कुल भर्तियों की संख्या 2/3 से भी अधिक है। सीएम धामी ने कहा कि आगामी समय के लिए भर्ती कैलेंडर भी तैयार है ताकि युवाओं को लगातार अवसर मिलते रहें और वे अपनी तैयारियों पर केंद्रित रह सकें। पहले दिन से ही सरकारी नौकरियां पारदर्शिता के आधार पर मिले, निष्पक्षता के आधार पर मिले, योग्यता के आधार पर मिले, ये हमारा संकल्प था। और मुझे ये बताते हुए संतोष है कि हमारे प्रदेश के लगभग 27,000 नौजवान युवाओं को सरकारी नौकरियां निष्पक्ष तरीके से प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये काम हमारा अनवरत रूप से चलेगा और ये नियुक्तियां पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में जो संपन्न हुई हैं, राज्य स्थापना के बाद से लेकर अब तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं उसकी 2/3 से अधिक हैं। और आगे का भी हमारा कैलेंडर बना हुआ है हमारे सभी नौजवानों को। तो वहीं बीजेपी विधायक फिरोज चबोली ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के हालिया बयान पर तीखा हमला बोला है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि रावत चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष है, इसलिए उनका बयान व्यक्तिगत नहीं बल्कि कांग्रेस की आधिकारिक सोच माना जाएगा। वहीं उन्होंने सवाल उठाया कि यदि बयान निजी था तो कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने तुरंत प्रतिक्रिया क्यों दी। और इसी को लेकर चमोली ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने और चुनाव से पहले दिशाहीन राजनीति करने का आरोप लगाया। मानना मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि हरक सिंह रावत जी चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो उनका कोई भी बयान सिर्फ हरक सिंह रावत जी का बयान नहीं माना जा सकता, उसको कांग्रेस का बयान मानना ही होगा, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत इस समय चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष है और उनके द्वारा ही बयान दिया गया। और अगर ये नहीं होता तो आप इस एंगल से भी देख सकते हैं, फिर यशपाल आर्य जी को माफी मांगने की क्या जरूरत थी सरदारों? तो फिर हरीश रावत जी क्यों कह रहे मैं जूता पॉलिश करता हूँ? तो फिर गणेश गोयल क्यों माफी मांग रहे हैं? अगर ये कांग्रेस का विषय नहीं होता तो कांग्रेस के सारे नेता आज बैकफुट पर हैं और ये सारे के सारे माफी मांग रहे हैं। कोई जूता पॉलिश करने को तैयार है, कोई श्रमदान करने को तैयार है, कोई पब्लिकली माफी मांग रहा है, तो स्वाभाविक बात समझा जा सकता है कि सारा विषय कांग्रेस का विषय है। ये जो काम हुआ है ये कांग्रेस के द्वारा किया गया है, इसीलिए कांग्रेस के सारे नेता मैदान में उतरकर माफी चाहिए कर रहे हैं। तो कुल मिला के इस विषय को सिर्फ हरक सिंह रावत जी का बयान के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, ये कांग्रेस का विषय है, इसीलिए पूरी कांग्रेस इस समय चिंतित है और कहीं ना कहीं इस इशू को रिजॉल्व करना चाहती है। ये पूरे कांग्रेस का विषय बन चुका है, इसमें कोई हरक सिंह रावत अकेले नहीं है।
तो वहीं आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद हरिद्वार को देश का सबसे सुंदर और स्वच्छ जनपद बनाने की दिशा में प्रशासन सक्रिय हो गया है और इसी को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण सभागार में विभागीय अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने गंगा घाटों सहित पूरे शहर में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए और कहा कि मुख्यमंत्री का सपना है कि हरिद्वार स्वच्छता का राष्ट्रीय मॉडल बने और इसके लिए सभी विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं। देखिए, जनपद में वृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ साथ सभी लोगों को भी हम जोड़ रहे हैं। इसी क्रम में हमने गैर सरकारी संगठन जितने हमारे जनपद में कार्य कर रहे हैं सफाई क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्रों में, उनके साथ एक वृहद चर्चा की गई। उनके द्वारा विभिन्न स्थलों पर आगे जाकर सभी लोगों को जोड़कर एक सामूहिक रूप में सफाई अभियान चलाने के लिए कहा गया है और आगे जाकर इसकी मॉनिटरिंग और की जाएगी। साथ ही उनको गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने को कहा गया है ताकि परिणाम और अच्छे आ सकें। कुछ ऐसे एरियाज उनके द्वारा भी आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पर अभी भी सफाई व्यवस्था और बेहतर की जा सकती है, तो वहाँ पर भी संबंधित अधिकारियों के साथ वृहद सफाई अभियान चलाने में सभी गैर सरकारी संगठनों को, ऐसी संस्थाओं को भी बात की गई। आज चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।